हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं, जो आप लोग का वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवसाय लेखांकन के निम्नलिखित सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय आय खातों को तैयार करने और प्रस्तुत करने की एक विधि है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग नेशनल इनकम अकाउंट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग: सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन किया जाता है, नेशनल इनकम का जो अकाउंटिंग की जाती है, तो वो किस उस पर बेस्ड होती है। आपको पता ही होगा, जैसे कि अकाउंटिंग है हम लोग की डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है, जो अब की जाती है दोहरा लेखा प्रणाली है। तो इसमें भी जिसका यूज़ किया जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम ही होता है, दोहरा लेखा प्रणाली होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? Which of the following method is not used in determining national income of a country? Income method, investment method, output method, input method. Input method क्वेश्चन में कह रहा है कि जो किसी देश की नेशनल इनकम निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा मेथड का यूज़ नहीं किया जाता। तो वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मेथड, निवेश का तरीका। जो किस तरह से निवेश किया जा रहा है उसकी जो विधि होती है, निवेश विधि, उसका यूज़ नहीं करते, बाकी तीनों ही मेथड यूज़ किए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू क्षेत्र की संभावित क्रय शक्ति को जानने के लिए हम इस अवधारणा का उपयोग करते हैं। टू नो द पोटेंशियल परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर वी मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, जो घरेलू क्षेत्र की संभावित क्रय शक्ति, ये देखना कि कितनी परचेजिंग पावर है, जो डोमेस्टिक एरिया है, हाउस होल्ड सेक्टर है, उसकी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो उसमें हम किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं, रोज आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या फिर निजी आय। तो उसमें हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल इनकम का, प्रयोज्य आय का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और उनकी संपत्ति के मूल्य को डैश कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो किसी देश के निवासी हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी उत्पादित वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उनका जो मूल्य होता है, या फिर जो उनकी संपत्ति होगी, जो निवासी हैं उनकी, उसका जो मूल्य होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो वो हो जाएगा आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद और उसके शुद्ध घरेलू उत्पाद और डैश का योग है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज द टोटल ऑफ इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डैश। इनफॉर्म्ड इकोनॉमी, earnings on foreign exchange in the domestic country, subsidies on the consumption of goods and services, consumption of capital in the production process। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद के साथ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ और क्या चीज़ जुड़ी होती है, उसके ऐड होती है साथ में। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, घरेलू देश में विदेशी मुद्रा पर का जो आय होती है, वस्तु और सेवाओं की खपत पर सब्सिडी, या फिर जो उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की खपत हुई है, यानी कि कंजप्शन ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपका क्वेश्चंस होते हैं ना, कई तरह से दे रखे होते हैं, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। तो जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें उत्पादन प्रक्रिया जो आपने प्रोडक्शन किया है, उसमें कितनी कैपिटल आपकी लगी है, कितनी कैपिटल कंज्यूम हुई है, वो ऐड रहती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट ऑन इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है और जो प्रति व्यक्ति आय होती है, तो उस पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार की जाती है, या उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है।
गृह मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर जो गृह मंत्रालय वो भी नहीं होगा, योजना मंत्रालय भी नहीं है, ना ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि इसके लिए आपको जो आंकड़े होते हैं वो इकट्ठे करने होते हैं, वो कलेक्ट करना होते हैं। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? जो आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है वो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समान है, नेशनल इनकम इज सेम एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको बताना है जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम होती है, अपने जीडीपी, एनएनपी है, एट मार्केट प्राइस है, एट फैक्ट्री कॉस्ट है, कई तरह से आपने देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो किसके समान मानी जाती है? लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के, लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की, या फिर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की। तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कॉस्ट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है? नेशनल इनकम इन इंडिया इज कंपाइल्ड बाय फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या फिर एनडीसी। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय है, इससे पहले ही जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो जीडीपी होती है उसका संकलन कौन करता है, और आज की वीडियो में है क्वेश्चन आपका कि नेशनल इनकम का संकलन कौन करता है। तो वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में भी दे सकता है, तो शॉर्ट में CSO होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में। करेक्ट आंसर है आप लोगों का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफर्ड टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमीज? कंट्रीज अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स, कंट्रीज हैविंग लार्ज पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, कंट्रीज प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे माना जाएगा, जैसे आपको पता ही होगा कि 3 तरह की होती हैं, विकसित है, विकासशील है और अविकसित होती हैं। तो यहाँ पर जो विकसित है, पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री है, वो कौन सी होगी? भारी औद्योगिक मुनाफा कमाने वाले देश, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी फैला हुआ है और काफ़ी उनको प्रॉफिट मिल रहा है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी कि जो उनके प्रति व्यक्ति आय है एक व्यक्ति की वो बहुत ज़्यादा है। प्रौद्योगिकी में उन्नत देश, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उनके पास है। व्यापार निर्यात में कुशल देश, जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। किसी देश की खुशहाली उसकी जो है कितना अच्छा ढंग से है, या कितना विकसित है, या कितना ज़्यादा उसके लोगों का जीवन अच्छा है, इसको जो निकाला जाता है वो प्रति व्यक्ति आय से ही निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। सिंपल सी बात है, अगर वहाँ के लोगों की आय ज़्यादा होगी तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, तभी तो लागतें कम आ रही हैं, इसीलिए जो है आय ज़्यादा हो रही है, हर तरह से देश डेवलप होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से डैश क्षेत्र में मौजूद है। डिस्कसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट प्राइमरीली इन द डैश सेक्टर इन आवर कंट्री, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो हमारे देश में कहाँ पर या किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है या देखने को मिलती है? जो रक्षा विभाग है, डिफेंस है, या फिर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या फिर जो आपका उत्पादन विभाग है। तो जो प्रच्छन्न मजदूरी है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, वो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में, यानी एग्रीकल्चर फील्ड जो है वहाँ पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बेरोजगारी है वो क्या होती है? जिसका अर्थ ये होता है कि जब बहुत से व्यक्ति किसी कार्य में लगे हैं तो आधे व्यक्तियों से भी काम चल सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा व्यक्ति उस कार्य में लगे हैं, अगर उनको हटा भी दिया जाएगा तो भी वहाँ पर कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आसानी से उस काम को किया जा सकता है। जैसे कि देखने में आता है कि जो अपना फैमिली बिजनेस को संभाल रहे होते हैं, अगर 2 लोग भी संभाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 5 भाई हैं तो 5 लोग काम में लगे हुए होते हैं, जबकि 2 की भी आवश्यकता है, बाकी 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 5 उसमें लगे हुए हैं। तो वहाँ पर जो बेरोजगारी होती है वो कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। एग्रीकल्चर क्षेत्र में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें उनकी उत्पादकता एक तरह से समझ लीजिए कि कुछ व्यक्तियों की पूरी तरह शून्य हो जाती है, प्रोडक्टिविटी उनकी कुछ नहीं होती, बस वो लगता है कि काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इस घटना को डैश कहा जाता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स गेट अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डैश। साइक्लिकल
अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि औद्योगिक प्रक्रियाएं, जैसे कि आजकल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, सब कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा होता है, सारे काम जो होता है मशीनों से किया जाता है। तो इसके कारण बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने बहुत लोगों का रोज़गार छीन लिया, बहुत लोग जो हो गए बेरोज़गार हो गए, क्योंकि जो जो कार्य 10 लोग करते थे कंप्यूटर अकेला कर सकता। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है, जब किसी चीज़ के ऑटोमेशन से, मशीनीकरण होने से जो औद्योगिक प्रक्रियाएँ बढ़ रही हैं, उनसे लोगों के रोज़गार पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो बेरोज़गारी कहलाती है संरचनात्मक बेरोज़गारी, यानी कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर जीएनपी बराबर है, जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू डैश। जीएनपी, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको उसमें से सही फार्मूला ढूंढ के बताना है कि जब मार्केट प्राइस पर हम जीएनपी की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। जब हम जीडीपी में से जो डिप्रिसिएशन होता है उसको घटा देते हैं तो वो हमारा वहाँ पर क्या निकल के आ जाता है? जीएनपी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीडीपी कौन सी होगी? जो मार्केट प्राइस पे होगी, और आपको उसमें से डिप्रिसिएशन लेस करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एनडीपी होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो है वो मार्केट प्राइस पर किसके बराबर होता है। यहाँ पर भी कुछ आपको फार्मूलाज दे रखे हैं, इस फार्मूलाज को अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और भी जो फार्मूलाज हैं आगे की वीडियोज़ में भी मैं लाती रहूँगी, उनको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस पे एनडीपी जो होती है किसके बराबर होती है, आपको ये बताना है, जीडीपी एट एमपी माइनस मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस हो जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से जो शुद्ध कारक आय है उसको जोड़ लिया जाएगा। एनएनपी में आपको नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर है उसको ऐड कर लिया जाएगा, या फिर ये सभी फार्मूला सही होंगे। तो यहाँ पर जो सही करेक्ट फार्मूला है वो हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। जब आप जीडीपी जो मार्केट प्राइस पर होगी उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो आपका एनडीपी निकल आएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है। तो नेशनल इनकम हो जाती है जो कारक लागत होती है उस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट जो होती है उस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय किसका हिस्सा होती है। द इनकम्स ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड आर ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विदेशों में लोग काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम होती है उसे किस में ऐड किया जाता है। भारत की घरेलू आय में, विदेश से अर्जित आय में, भारत का शुद्ध घरेलू उत्पाद में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद में। तो उसे ऐड किया जाता है भारत के शुद्ध घरेलू उत्पाद में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम इज डैश, नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम अपॉन पर्सनल इनकम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्जैक्टली ये पूछा है आपसे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अपॉन कुल जनसंख्या अपॉन राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपॉन कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय अपॉन व्यक्तिगत आय। तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितनी टोटल पॉपुलेशन है कुल जनसंख्या उससे हम डिवाइड कर देते हैं किसको, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जो होता है उसको। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय डैश के बराबर होती है। द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द डैश, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, मनी वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक दी हुई अवधि में जो राष्ट्रीय आय होती है देश की वो किसके बराबर होती है। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, कुल खपत और निवेश व्यय का योग, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का योग, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि किसी देश की किसी अवधि में, कोई वर्ष हो सकता है, इतनी भी अवधि दे रखी होगी, तो उसमें जो देश की राष्ट्रीय आय होती है, जो टोटल नेशनल इनकम होती है वो किसका होती है। एक तरह से हमारी डेफिनेशन ही पूछ रहा है यहाँ पर आपसे।
हाँ, फार्मूला नहीं पूछ रहा, डेफिनेशन की बात हो रही है, तो वो हो जाती है कि अंतिम रूप से जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई होती हैं और सेवाएं, उनका मौद्रिक मूल्य, यहाँ पर वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, उनका मौद्रिक मूल्य ही होता है राष्ट्रीय आय के बराबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज इनकरेक्ट? यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो गलत दे रखा है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लोग को इस तरह से तैयार हो जाएगा कि इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। अगर आप लोग को चाहिए कि इन सारे जीडीपी एनएनपी है, अलग अलग फैक्ट्री कॉस्ट पर, मार्केट प्राइस पर, सबके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो इसकी एक अलग से वीडियो भी मैं ले आऊँगी आप लोग के लिए, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को इस तरह की वीडियो चाहिए है तो। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है या कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जिन बच्चों के करेक्ट आंसर है उन लोग के नाम भी बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट। जो जीडीपी होती है उसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, शॉर्ट में जीडीपी भी लिखा हो सकता है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उसका जो मापा जाता है तो किस कीमतों पर मापा जाता है? करंट प्राइजेस पर, कांस्टेंट प्राइजेस पर, एवरेज प्राइजेस पर, या फिर नन ऑफ दीज। उसको जो मापा जाता है वो जो कांस्टेंट प्राइजेस होते हैं उन पर मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचक के आधार पर व्यक्ति की जीवन शैली के मानक की पहचान की जा सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर द लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो आपके दे रखे हैं कि अलग अलग तरह के इंडेक्स जो निकाले जाते हैं, तो किसके बेसिस के पर हम ये देखते हैं कि जो एक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है। वो क्या आपको पता ही होगा कि उसी के बेसिस पे ये पता चलता है कि वो राष्ट्र कैसा है, अविकसित है, विकासशील है, सकल घरेलू आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या फिर डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय। तो आपको पता ही होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।